हाँ तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड इंग्लिश के पेपर के। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बता देने वाला हूं कि 10th क्लास के 2025 के एमपी बोर्ड के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और 2026 का क्या राइट पैटर्न रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और आप बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आ पाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। इसके अलावा हमने 25, 24, 23, 22, 20, 19 और 18 सभी एग्जाम पेपर की ग्रामर और क्वेश्चन आंसर एप्लीकेशन ऐसे सभी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। आप चाहे तो हमारी सारी वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो का मेन टॉपिक जो रहने वाला है वो है 2025 का कंप्लीट ग्रामर, वो भी 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर का। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कहीं फेस करनी होती है तो वो होता है ग्रामेटिकल सेक्शन। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका ये डाउट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको बता देता हूं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश के पेपर की 2025 के। ये आपके सामने पूरा के पूरा एग्जाम का मेन एग्जाम का पेपर खुला हुआ है। 2025 का ये इंग्लिश का पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 रहने वाले हैं। 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। मैं आपको पूरा पेपर कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम डायरेक्टली जाते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन पे। प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होता है वो कंप्लीटली 4 सेक्शन में आता है। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी और सेक्शन नंबर डी, जिसमें से ग्रामर सेक्शन जो होता है वो आपका सेक्शन नंबर सी होता है, जो कि पूरा के पूरा 10 मार्क्स का होता है। तो चलिए सबसे पहले उसी पे अपन चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपको सबसे पहले नंबर पे ग्रामर का सेक्शन देखने को मिल जाता है। मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, अगर आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो तो आपका ग्रामर का एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत नहीं हो पाएगा और आप बिल्कुल सही तरीके से ग्रामर को अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन आंसर अधिकतर बच्चे लिख देते हैं, वो अच्छी तरह से लर्न भी कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर या तो बच्चों को कमी समझ में आती है या फिर अच्छी तरह से सीखी नहीं जाती। तो चलिए आज इस वीडियो में हम एक एक चीज को बिल्कुल डीपली समझते हैं कि वाकई में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जाते हैं सेक्शन नंबर सी के फर्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर के क्वेश्चन पे। माय अंकल इज स्पेस MLA। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम एन का यूज करेंगे। अब एन क्यों लग रहा है वो समझो बात को। एन मैंने यहाँ पे इसलिए यूज करा है क्योंकि यहाँ पे हम MLA को प्रोनाउंस करके देखेंगे तो प्यारे बच्चों हमको इस तरह का लेटर देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है यू स्पेस सिट हियर। अब यहाँ पे आपको मे, डेयर और शुड का ऑप्शन दिया गया है। डेयर तो आप यहां पे नहीं लगा सकते, डेयर का यूज हम अपनी स्ट्रेंथ को बताने के लिए करते हैं। यू स्पेस सिट हियर, मे और शुड। आप यहां पे मे का यूज करेंगे क्योंकि यहां पे आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हो कि आप यहां पर बैठ सकते हो, ठीक है। यहां पे आप मे का यूज करेंगे। स्पेस डॉग सेलम बाइट। तो प्यारे बच्चों, यहां पे बार्किंग का यूज करेंगे। एक हम इसको एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा बार्किंग। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। हेमा हैज बीन डांसिंग स्पेस मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, मॉर्निंग जो है वो एक फिक्स टाइम है और फिक्स टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए सिंस का यूज कर सकते हैं। डेफिनेट टाइमिंग के साथ सिंस लगता है, जबकि इनडेफिनेट टाइम के साथ में आप फोर का यूज कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। आप चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, ठीक है, चाहे नाइट हो, चाहे 2020 हो, 2025 हो, या फिर किसी का टाइम 10 AM हो, 10 PM हो, कोई डेट हो या कोई मंथ का नेम हो या कोई वीक का नेम हो, तो प्यारे बच्चों वहां पर सिंस लगेगा। और अगर फॉर का लगाना है, फॉर कहां लगाना है, तो फॉर सुनो। अगर आपको टाइम का ड्यूरेशन दिया है, ड्यूरेशन मतलब कि 2 आवर्स मतलब 2 घंटे दिए हुए हैं, 2 वीक्स मतलब कि 2 हफ्ते दिए हैं, 2 मंथ्स दिए हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स की कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, 4 लगाएंगे, ठीक है। यहां पे मॉर्निंग लिखा है तो अपन सिंस लगाएंगे। अगला लिखा हुआ है द सर्वेंट डिड नॉट मेक। द सर्वेंट डिड नॉट मेक। अब प्यारे बच्चों यहां पे क्या लगाना चाहिए, मैनी और मच। तो यहां पे टी को हम गिन नहीं सकते, तो यहां पे क्या लगा लेंगे अपन, मच लगा लेंगे। क्लियर हो गई बात। टी को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसको लगाएंगे, मच को, और काउंटेबल नाउन के साथ हम किसको लगाएंगे, मैनी को लगाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखो, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल है तो मच लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेस देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो प्यारे बच्चों ये तीनों कंजक्शन है। इसका मतलब होता है जब तक, इसका मतलब होता है यदि, और इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों यदि और नहीं। तो यहां पे हम कौन से कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, तो यहां पे हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों एज लॉन्ग एज का। इसका मतलब होता है जब तक जिंदगी है तब तक ही उम्मीद है, तो हम यहां पे लिखेंगे एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। ये आपका सही आंसर रहेगा। मोहन इज सिटिंग स्पेस राम एंड श्याम। तो प्यारे बच्चों यहां पे हम यूज करेंगे बिटवीन का, क्योंकि बिटवीन एक प्रेपोजिशन होती है और इसका यूज 2 ऑब्जेक्ट को या 2 चीजों के बीच के लिए किया जाता है। चलो इसका हिंदी में मीनिंग बता देता हूं मैं। इसका मतलब होता है बीच में
और among का मतलब भी प्यारे बच्चों बीच में ही होता है, लेकिन इसका यूज हम तब करेंगे जब कोई चीज दो से ज्यादा के बीच में होगी। क्लियर हो गई बात? रिपीट करता हूं मैं, मोहन इज सिटिंग स्पेस राम एंड श्याम, मोहन राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहां पे बिटवीन का यूज करना चाहिए। ठीक है, अमंग का यूज कब करते हैं? जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बच्चों के बीच में मिठाइयां बांटी, तो इंग्लिश में बोलूंगा मैं आई डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स स्पेस स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैं अमंग लगाऊंगा। ठीक है ना, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमंग स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे सर आपने अमंग का यूज क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे दो नहीं है बल्कि दो से ज्यादा है। ओके, आप लोग मेरी बात को आसानी से समझ चुके होंगे, थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूं ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को परफॉर्म करके आओ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा मिलता है डू एज डायरेक्टेड का। इसमें से कोई भी 5 ही आपको करने होते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई से भी 5 ही करके आए, लेकिन सही करने का काम आपका रहेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्षितिज प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, क्षितिज प्लेज क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को बनाना है अपन को प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, तो यहां पे मैं लिख दूंगा पहले तो क्षितिज। ठीक है, क्षितिज के बाद में लिखूंगा प्ले की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लेड, फिर आ जाएगा यहाँ पे क्रिकेट। आपका एक नंबर आराम से पक गया, इतना सरल काम है। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब वगैरह आपको सभी याद होना चाहिए। और अगर आप नए हो यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारे सारी वीडियोस को देख सकते हो, 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आपको आसानी से सारा के सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम किल्ड रावण। चलिए, इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो किल्ड है वो वर्ब की प्यारे बच्चों सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको बनाना है अपन को पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस, तो यहां पे बनेगा प्यारे बच्चों रावण। अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, रिपीट करना चाहता हूं, एक बार फिर से सुनिएगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट उल्टा कर देंगे, मतलब पहले आएगा रावण, रावण के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वॉज, क्योंकि पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बना रहे हैं। रावण वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा किल्ड और फिर आ जाएगा बाय और फिर लिख देंगे हम राम। इतना आसान तरीके से आप बना देंगे। ओके, अगला सेंटेंस में हमको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमको यहाँ पे बना के दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो यहाँ पे हम दे लिखेंगे, दे के बाद यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम, तो लिखेंगे दे हैव। उसके बाद हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिन बच्चों ने ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा उनको मालूम है, दे हैव। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बॉट और फिर आ जाएगा आ न्यू कार, हम लिख देंगे आ न्यू और फिर लिख देंगे हम कार। इतना आसान सा सेंटेंस था, आपने यहाँ पे कर दिया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अदरवाइज का आपको यूज करना है। अदरवाइज एक कंजक्शन होता है, अदरवाइज का मतलब बताता हूं, इसका मतलब होता है वरना। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। ठीक है, टॉक प्रॉपरली, अच्छे से बात करो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा, है ना, ऐसा बोल रहे हैं अपन। तो बताओ किस सेंटेंस को पहले लिखना चाहिए, फर्स्ट वाले को कि सेकंड वाले को, है ना। मैं तुम्हें पीट दूंगा वरना अच्छे से बात करो, या ऐसा बोलूं अच्छे से बात करो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो पहले आ जाएगा प्यारे बच्चों टॉक प्रॉपरली, है ना, इसको जमा के लिखना है टॉक प्रॉपरली। फिर हम लिखेंगे अदरवाइज, अदरवाइज के बाद लिखेंगे हम आई शैल, फिर हम लिख देंगे बीट और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों यू। इतना आसान सा सेंटेंस है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि सेंटेंस को लिखो और इट से स्टार्ट करो। अब इट से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी, तो हम लिखेंगे इट से स्टार्ट करने के लिए आपको है ना थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसा हर कुछ नहीं लिखना है ना। टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत ही आसान है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इट इज इजी टू फाइंड एरर, है ना, ऐसा बनेगा। इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, ऐसा ये आप यहाँ पे आसानी से बना लोगे। जिनकी ग्रामर अच्छी है वो समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है। शिवा कुक्ड फूड, इसको बनाना है प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये बनेगा प्यारे बच्चों पास्ट का इंडेफिनेट टेंस बनेगा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव बनाना है। मैंने ऑलरेडी ग्रामर टेंस पढ़ाए हैं, मैंने आपको बताया है कि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं हम? सब्जेक्ट से।
तो यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे शीबा, शीबा के बाद आ जाएगा डिड नॉट, शीबा डिड नॉट, फिर कुक्ड में से ईडी हटा के लिख देंगे हम कुक, शीबा डिड नॉट कुक, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे फूड। इतना आसान सा ये आंसर बन जाएगा। अगला लिखा है द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें हम यूज करेंगे सो दैट का, तो यहां पे बनेगा द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट आंसर। इतना आसान तरीके से आप ग्रामर को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, और ये मैंने आपको कंप्लीटली समझा भी दिया है कि किस तरह से आपको करना है। चलिए सेक्शन नंबर डी की तरफ जाते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, लाइव वीडियो चलेगी यूट्यूब पे रेगुलरली, बस आप हमारे कंटेंट को अच्छे से देखते रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सेक्शन नंबर डी पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को उठाते हैं। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था? तो लेंचो एक पीजेंट था, पीजेंट मतलब कि वो एक किसान था। 10 मई इज साउथ अफ्रीका इज, तो आप यहां लगाएंगे ऑटम डे है, मैंने चैप्टर पढ़ाया है, आप चाहो तो हमारी वीडियोस को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज ऑटम डे, यहां पे लिखाएंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखने का काम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा है। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, यहां लिखेंगे आप सम वॉल इन पेंसिल, ये आपका सही आंसर होगा। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की सबसे अच्छी क्रॉप मानी जाती है, तो याद रखो प्यारे बच्चों यहां पे आएगा कॉफी, है ना, हमने आंसर भी याद रखा है, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, ठीक है, यह आपका आंसर बना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 4 नंबर आपके यहां से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहां पे आपको पूछे गए हैं प्यारे बच्चों एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट 3-3 नंबर के 2 आएंगे, एक पोयम में से आएगा और एक आपको चैप्टर में से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से। मैं आपको पूरी बात क्लियर करूंगा ये कौन सी बुक से लिया गया है, तो याद रखो प्यारे बच्चों ये फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से लिया गया है। अब मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में 1% भी डाउट ना रहे। चलिए सबसे पहले आपको यहां पे लिखा है अर्ली इन द ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक, बताओ कौन से चैप्टर का है? मैं तो देख के ही समझ गया कि कौन से चैप्टर का। ये है प्यारे बच्चों मिजबिल दी ऑटर चैप्टर का, मिजबिल दी ऑटर चैप्टर है, मतलब गेविन मैक्सवेल इसके राइटर हैं। द ऑथर ट्रेवल्ड टू, ऑथर कहां पे ट्रेवल करने के लिए गया था? तो आंसर यहीं पे मिलेगा, देखो इराक ये लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान लगाना, पेपर में सारी चीजें वही लिखी रहती हैं, आपका दिमाग खुला होना चाहिए बस, ठीक है। ऑथर ने कहां विजिट किया था? इराक विजिट किया था, ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, ऑथर ने ट्रेवल कब किया था? तो ये लिखा हुआ है 1956, तो आंसर में लिख देंगे आप 1956, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ, जो ऑथर था वो किस चीज को रखना चाहता था? ऑटर को रखना चाहता था, किसके बदले रखना चाहता था? तो डॉग के बदले। ये आंसर कहीं ना कहीं लिखा होगा, इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑथर जो था वो एक ऑटर को रखना चाहता था, किसके बदले? डॉग के बदले। ये लिखा हुआ है कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए जाते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर है पोयम का, कौन सी पोयम से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों ये आपका वो कस्टर्ड ड्रैगन वाला जो पोयम है उसी से लिया गया है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों के आंसर आप इस पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के दिखाएं। और फर्स्ट वाले में तो राइटर का नाम पूछा है, तो राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सरल है। इसके राइटर तो आपको पता है, द डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस की है। कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग वाली पोएम लिखी है, रॉबिन कैलिन ने शायद अमांडा वाली पोएम लिखी हुई है, एक बार चेक करना। तो इसके राइटर तो यही होगा ऑग्डेन नैश, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन के आंसर अभी आप ढूंढ के बताइए और कमेंट में जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। भाई साहब मैं बोल रहा हूं, अभी 12th क्लास का पेपर हुआ है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट हुए पूरे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन यहां से कवर कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप पूरे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करके आओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। What did लेंचो होप फॉर? प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूं कौन से कहां से लिए गए हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिए इसमें से आपको मात्र 6 ही क्वेश्चन करना है, और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से लिया गया है ना। कौन सी बुक से लिया गया है? आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से इसको उठाया है। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं ये भी आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से ही लिया गया है, ये दोनों पोयम के है ना। ये क्वेश्चन आपकी पोयम से लिए गए हैं
और ये क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर से लिए गए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा ढूंढ के, आप लोग बस एक बार अच्छी तरह से देख लोगे। ये चीज आपको देखनी चाहिए थी जो आपने देख ली है। चलिए अपन देखते हैं अब क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी वो हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको डायरेक्ट अपने कंटेंट पे ले जाता हूं। जो बच्चे नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी। एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखो आपको पूरी बुक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे बच्चों। आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है या पूरा के पूरा सेक्शन डी की बात करूं मैं, 39 नंबर का है पूरा सेक्शन नंबर डी, जिसमें से दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन अब भी हाल दिखाया था मैंने। पेपर आपको खोल के दिखा देता हूं मैं आपको। देखो पूरे 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं दो नंबर के, तो आपके 12 नंबर तो यहां कवर हो जाएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी आपका यहीं से पूछेगा फर्स्ट फ्लाइट बुक से। चलिए अभी हम चैप्टरों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ना प्रोज की बात कर रहा हूं। ये लिखा हुआ है प्रोज मतलब चैप्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद है? और अरे मेरी बात सुनो, अगर आप लेंचो वाले चैप्टर पे आ ही गए हो तो इसके राइटर का नाम भी याद रखो। पहले चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड और राइटर का नाम है G.L. फ्यूटिस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिएगा, वो मिल जाएगा। और व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? तो आंसर लिखा है लेंचो होप्ड फॉर हैवी रेन और एटलीस्ट आ शॉवर। लेंचो को उम्मीद थी कि या तो बारिश होगी या फिर हल्की फुल्की बारिश तो हो ही जाएगी। He wished a good harvest for his ripe cornfield. उसको उम्मीद थी कि उसकी कॉर्नफील्ड इस बार बहुत ही अच्छी खेती देगी। मैंने यहाँ होप की जगह पे होप्ड लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में डिड लगा हुआ है, पास्ट टेंस इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाई है। Where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that is made by sandstone? Where is the ceremony take place? ये आपको मिलेगा सेकंड वाले चैप्टर में, और सेकंड वाले चैप्टर का नाम याद रखेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोहिलेला मंडेला जो है वो इसके राइटर हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? तो प्यारे बच्चों डिड लगाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने टुक लगाई है, ठीक है ना। द सेरेमनी टेक प्लेस इन द लवली एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनी हुई थी वो एक बहुत ही शानदार एम्फी थिएटर में हुई थी, यूनियन बिल्डिंग के प्रिटोरिया में। ओके, प्रिटोरिया कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। द रेड फोर्ट इज अ पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट इज मेड बाय सैंडस्टोन। और पब्लिक बिल्डिंग किसको माना जाता है? तो और सुनिएगा, पब्लिक बिल्डिंग क्या है इंडिया के अंदर? एक रेड फोर्ट हो सकता है, और भी लिख सकते हो आप, जो कि किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका What made the women in the control center look at the narrator strangely? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन लिया गया है ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से। मैं आपको बताता हूं, ये लिखा हुआ था ब्लैक एरोप्लेन। फ्रेडरिक फोर्सिथ जो है वो इसके राइटर हैं। क्वेश्चन आपका ये वाला है What made the women in the control center look at the narrator strangely? जो विमेन थी कंट्रोल सेंटर में वो नरेटर को इतने अजीब तरह से क्यों देख रही थी? आंसर पढ़ते हैं। The women in the control center looked at the narrator strangely. जो विमेन थी कंट्रोल सेंटर में वो नरेटर को बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी, क्योंकि because he asked about the another pilot। क्योंकि जो राइटर था, मतलब कि नरेटर था, वो किस चीज के बारे में पूछ रहा था? एक अनदर पायलट के बारे में। बट द विमेन डिड नॉट नो अबाउट अनदर पायलट। लेकिन जो विमेन थी वो अनदर पायलट के बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है एनए सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल? तो आप लिखेंगे क्या मिस्टर कीजिंग वाकई में अनप्रेडिक्टेबल टीचर थे? तो हाँ भाई, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल टीचर ही थे, क्योंकि वो कब क्या होमवर्क देंगे कोई भी जानता नहीं था। और चैप्टर में भी डिसाइड बताया गया है कि टीचर किसको पास करेंगे किसको फेल करेंगे, ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल बात ही है। अगला क्वेश्चन है आपका What does a jackfruit like appearance mean? ये आपको मिलेगा अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में, वहां से आप चेक करेंगे। Why does Wally stand up on the seat? Why does she see now? तो प्यारे बच्चों ये मैडम राइट्स द वर्स चैप्टर का है, इसके नोट्स में आपको दे दूंगा आपको चाहिए हो तो। What did the Buddha do after he had attained enlightenment? जब गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिल गया था तो उन्होंने क्या किया? ये आपको मिलेगा आज सरमन 8 बनारस चैप्टर के अंदर। मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये वल्ली वाला चैप्टर भी है मेरे पास, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो। अब आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डिड बुद्ध डू आफ्टर ही हैड अटेन एनलाइटमेंट, ठीक है ना। What did the Buddha do after he had attained enlightenment? After he had attained enlightenment, जब गौतम बुद्ध को enlightenment मिल जाता है, he renamed the people tree as the Bodhi tree। तो उन्होंने पीपल ट्री को किस नाम, क्या नाम दिया? बोधि ट्री, मीन्स ट्री ऑफ विजडम, है ना, बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, वो लोगों को पढ़ाने लगे और अपनी नई नई अंडरस्टैंडिंग को क्या करने लगे? शेयर करने लगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट?
आखिरकार सीगल को अपनी पहली उड़ान क्यों भरना पड़ी? तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर आपको थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा। मैं थर्ड चैप्टर की तरफ आपको लेकर जाता हूं। ये क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल फाइनली फ्लाई। देखो भाई लिखेंगे कैसे, द साइट ऑफ द फूड मेडेड हिम। सीगल खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। इसका मतलब है कि ही वॉज डाइंग फॉर फूड, वो खाने के लिए तरस रहा था। द यंग सीगल फाइनली फ्लू ओनली बिकॉज ऑफ गेटिंग फूड, और सीगल ने अपनी पहली उड़ान केवल और केवल खाने को प्राप्त करने के लिए ही भरी। ये हो गए पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर के क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों यहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको पोएट्री सेक्शन से मिलेंगे फर्स्ट फ्राइड के। तो मैं डायरेक्ट आपको पोयम वाले पोर्शन पे ले जाता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जुड़ जाइए, आपको पूरे नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं पोएट्री सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछा गया है। पोयम नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। पोयम का नाम आप याद रखेंगे, फर्स्ट वाली पोयम का नाम है आपका डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइज। पहले कुछ जनरल बातें बता देता हूं। पोयम में से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपको पोयम में से बनेंगे। इसके बाद 3 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट भी पोयम में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, व्हाट डू फायर एंड आइज स्टैंड फॉर। फायर और आइज किस चीज को स्टैंड करते हैं, इसका अर्थ बताना है। फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, क्रूअल्टी एंड कन्फ्लिक्ट। फायर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती, ग्रीड लालच को, क्रूअल्टी निर्दयता को, कन्फ्लिक्ट झगड़े को। आइज किस चीज को करता है, कोल्डनेस को, हेट्रेट को और गुडनेस को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड टाइगर। आप एक लॉयन और एक टाइगर को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप बताइए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ आपको जाना है तो आपको हमें जाना पड़ेगा पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोयम के पोएट का नाम याद रखेंगे आप, कैरोलिन्स वेल्स इसके पोएट हैं, और इसका एक्सट्रैक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं 2026 के एग्जाम में, तो आप लोग परफेक्टली कर लीजिएगा। पोयम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। आप एक टाइगर को और एक लॉयन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, दोनों देखने में सेम होते हैं क्या। तो हम लिखेंगे, द पोएट फाइंड्स द डिफरेंस बिटवीन द लॉयन एंड द टाइगर इन द फॉलोइंग मैनर। जो पोएट है वो एक टाइगर में और एक लॉयन में बहुत ही अलग तरह से डिफरेंट बता सकता है। ही सेज, वो कहता है कि इफ अ वाइल्ड एनिमल्स लुक इन येलो कलर, अगर आपको कोई जंगली जानवर येलो कलर का दिखाई देता है और वो आपको देखकर दहाड़ता है, वो भी फियरली, डरे हुए, समझ जाओ वो एक लॉयन है। ओके, बट अ वाइल्ड एनिमल हैज स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, लेकिन एक जंगली एनिमल जिसकी बॉडी पे धारियां बनी हुई है, एंड इट इज रेडी टू अटैक यू विदाउट फियर, और बिना डरे वो अगर आपके ऊपर अटैक कर दे, समझ जाओ कि वो कोई नहीं और नहीं बल्कि एक टाइगर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, इज अमांडा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना ही चाहिए। क्या अमांडा एक ऑर्फन लड़की है? अगर नहीं है तो वो ऐसा क्यों कहती है? क्या अमांडा एक ऑर्फन लड़की है? तो प्यारे बच्चों हम जाते हैं पहले अमांडा पोयम पे। रॉबिन कैलिन इसके पोएट हैं और इसके पोयम का नाम अमांडा है। क्या अमांडा एक ऑर्फन लड़की है? तो हम लिखेंगे, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। अगर वो ऑर्फन है ही नहीं तो वो ऐसा बोलती ही क्यों है? तो हम लिखेंगे, नो अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमांडा कोई ऑर्फन लड़की नहीं है। शी थिंक्स सो, वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड बाय द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, वो अपनी मम्मी की डांट फटकार से बहुत ज्यादा परेशान है। सो शी वांट्स टू बी अलोन, इसलिए वो अकेला रहना चाहती है। एंड फील्स हर लाइफ इन पीस, और अपनी जिंदगी को शांतिपूर्वक बिताना चाहती है। ये क्वेश्चन भी अपने कंप्लीटली कर दिया है। इसके अलावा अपर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। प्यारे बच्चों पोयम के क्वेश्चंस भी मैंने आपको पूरे डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब हम जाते हैं हमारी सेकंड वाली जो बुक है उसके क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों सेकंड वाली जो बुक है उसके भी 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सेकंड वाली जो बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। मैं आप सभी को यही सजेशन देना चाहूंगा, सेकंड नंबर की जो बुक है उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर अगर याद करने हैं तो वो आप अपनी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक के ही करें। इसका एक्सट्रैक्ट भी नहीं पूछेगा आपसे फुटप्रिंट विदाउट फीट का। क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफ्रे ऐसा क्यों सोचती हैं कि जो डॉग की रिकवरी हुई है वो एक ट्रायम्फ है। ट्रायम्फ मतलब कि एक जीत है। तो प्यारे बच्चों पहले
चैप्टर का नाम याद रखेंगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का नाम है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये है, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? तो आंसर लिखा है मिसेस पंफ्रे थिंक्स, देखो थिंक में एस लगा है क्योंकि यहाँ डज लिखा हुआ था, ठीक है। मिसेस पंफ्रे थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज, क्योंकि व्हेन शी केप्ट ट्रिकी टू हर, क्योंकि जब उन्होंने ट्रिकी को अपने पास में रखा। समझना बात को, मिसेस पंफ्रे को लगता है कि जो डॉग की रिकवरी हुई है वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, क्योंकि जब तक ट्रिकी उनके पास था, ट्रिकी की स्पेलिंग में आई लगा लीजिएगा, जब तक ट्रिकी उनके पास था तो वो और भी ज्यादा कमजोर और बीमार होता गया, लेकिन जैसे ही उसको हैंडल कर दिया गया, हैंडेड कर दिया गया, किसके हवाले? डॉक्टर के हवाले कर दिया गया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए उनको लगता है कि ये डॉग की रिकवरी हुई है वो वाकई में एक जीत है। चलिए अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है हु वाज फॉलर, फॉलर कौन था और वो ऑजेबल से क्यों मिलना चाहता था। सुनिएगा, फॉलर का पूछा है तो प्यारे बच्चों दोनों को बताता हूं। फॉलर जो है वो एक यंग राइटर है और इंटरेस्टेड है थ्रिलिंग लाइफ लिखने के बारे में, उसको मजा आता है इस तरह की क्रिएशंस करने में। तो फॉलर जो है वो एक राइटर है, एक यंग राइटर है। ऑजेबल जो है प्यारे बच्चों वो एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। तो आंसर पढ़ते हैं, हु वाज फॉलर। तो आंसर इसका तो याद रखो, फॉलर वाज अ यंग राइटर, और वो ऑजेबल से क्यों मिलना चाहता था, तो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा, व्हाई डिड फॉलर मीट विद ऑजेबल। तो आंसर पढ़ेंगे, फॉलर केम टू मीट ऑजेबल। फॉलर जो है वो ऑजेबल से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो एक यंग राइटर है और इंटरेस्टेड है इस प्रकार की मीटिंग में। किसके साथ? सीक्रेट एजेंट के साथ, है ना। वो फेमस सीक्रेट एजेंट से मिलने में बहुत दिलचस्पी रखता है। ही वांटेड टू गैदर मटेरियल फॉर हिज राइटिंग, वो अपनी राइटिंग के लिए मटेरियल को इकट्ठा करना चाहता था और सीखना चाहता था एक थ्रिलिंग लाइफ के बारे में, एक स्पाई की, स्पाई मतलब एक जासूस की थ्रिलिंग लाइफ के बारे में वो सीखना चाहता था, पढ़ना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाई वाज द इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। जो इनविजिबल मैन था, इनविजिबल मैन वो गलियों में क्यों भटक रहा था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। व्हाई वाज द इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर नंबर 5 है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और ये क्वेश्चन है व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। ही की जगह पर वो ऐसा भी लिख सकता है इनविजिबल मैन, तो हमने लिखा है द इनविजिबल मैन वाज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। जो इनविजिबल मैन था वो गलियों में भटक रहा था क्योंकि वो एक लॉलेस मैन था। लॉलेस मतलब कि एक बिना नियम कानून वाला व्यक्ति था। एंड हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसका लैंडलॉर्ड उसको बहुत ज्यादा डिसलाइक भी करता था। एंड ही वांटेड टू गेट रिड फ्रॉम होम, और उसका जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, वो उसे घर से भगाना भी चाहता था, इसलिए वो गलियों में क्या कर रहा था? घूम रहा था। इसका एक और रीजन लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो इनविजिबल मैन है जब वो अपनी क्रिएशन करता है, एक फॉर्मूला तैयार करता है, तो उसके लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है। इसका भी एक रीजन हो सकता है कि वो गलियों में भटकता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं अपन। 3 मार्क के क्वेश्चन है आपके। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मिलेगा चैप्टर नेल्सन मंडेला चैप्टर में। चलिए उसमें डायरेक्टली अपन चैप्टर पर चले जाते हैं। मैं आपको लेके जाता हूं चैप्टर की पूरी स्टोरी के ऊपर। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये आपका क्वेश्चन है। इसको और ज्यादा वर्ड्स में लिखिएगा, 75 वर्ड्स पे पूछा है तो कम से कम एटलीस्ट 50 वर्ड्स में तो लिखिएगा। मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट एंड रिस्पेक्टेबल मैन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। नेल्सन मंडेला के अंदर आजादी को लेकर जो भूख थी, उस भूख ने उनकी जिंदगी कैसे बदल के रख दी। तो हम लिखेंगे मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट एंड रिस्पेक्टेबल मैन। नेल्सन मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम को लेकर, उसने उन्हें पूरी तरह से चेंज कर दिया, एक ग्रेट और एक रिस्पेक्टेबल मैन ने। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट। नेल्सन मंडेला ने दिन रात मेहनत की। ही स्पेंड मेनी ईयर्स इन प्रिजन, कई साल उन्होंने जेल में बिता दिए अपने देश को आजादी दिलाने के लिए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है आपको प्यारे बच्चों, व्हाई डज लोमोव थिंक ही शुड गेट मैरिड। लोमोव ऐसा क्यों सोचता है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये आप लोगों को मैंने एक बता दिया है। अगला क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। प्यारे बच्चों इस साल के पेपर के लिए ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रल आइडिया पूछा है तो आप चाहो तो उन सभी एनिमल्स के बारे में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में लिख सकते हो। वैसे तो 2026 के पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, तो मैं बता दूंगा आपको। अमांडा वाली पोएम का सेंट्रल आइडिया आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
और इसके अलावा आप लोग अ टाइगर इन द जू वाली पोएम का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी आप लोग खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डास रुइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है वो द नेकलेस वाले चैप्टर से लिया गया है। व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, भोली की शादी क्यों नहीं हो पाई। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, भोली वाला जो चैप्टर है वो आपको मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये मिलेगा आपको अगली वाली बुक में, मतलब कि फुटप्रिंट्स वाली किताब में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। मैं आपको आंसर बताता हूँ आपको डायरेक्टली। भोली की शादी क्यों नहीं हो पाई थी, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। लास्ट चैप्टर है आपका, तो मैं उसको निकाल के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, भोली की शादी इसलिए नहीं हो पाई बिकॉज विशंबर डिमांडेड अ डॉरी ऑफ ₹5,000, क्योंकि विशंबर ने 5,000 रुपए के दहेज की डिमांड कर दी थी। आफ्टर ही शॉ पोक मार्क्स ऑन भोली फेस, जब उसने भोली के चेहरे पर एक पोक मार्क को देखा। एंड भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन, भोली ने इस लालची व्यक्ति से शादी करने से साफ मना कर दिया। Who insulted his father in front of everyone, who insulted his father in front of everyone, ठीक है, जो कि उसके फादर को इंसल्ट कर रहा था। चलिए कर दीजिए क्वेश्चन भी। तो यहां तक की बात पूरी कंप्लीट हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अब अपन जाते हैं सेक्शन नंबर बी के ऊपर। सेक्शन नंबर बी में आपसे क्या पूछा है वो मैं पूरी तरह से डिस्कस करूंगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा। प्यारे बच्चों, यहां पे आपसे पूछा हुआ है कि आपको नोट्स और टाइटल बनाना है। प्यारे बच्चों, नोट्स और टाइटल का पहले से ही मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक करोगे तो वहां पे आपको नोट्स और टाइटल का वीडियो आराम से मिल जाएगा, वो आप वहां से जाकर देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, मतलब कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपसे यहाँ पे पूछी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिल जाएगी आपको ये। हमारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। पहले अपन एप्लीकेशन देखते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। 4 नंबर का एप्लीकेशन लेटर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अपन यहां से कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आपका नाम सुधीर शिवम है, स्टडिंग करते हैं आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर में, भोपाल लिखा हुआ है, भोपाल लिख दिया। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। किस तरह से लिखना है, फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे द, और फिर लिखेंगे प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाएंगे। स्कूल का नाम गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल जो ऊपर दिया वही लिखेंगे। फिर भोपाल एमपी लिख दिया, अपन को एड्रेस में दिया था। एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिख के फिर एक लाइन छोड़ेंगे। यहां से जो आपने सब्जेक्ट लिखा है वो यहीं से ढूंढ के लिख देंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल टू गोवा। कुछ भी लिख सकते हो आप। I am going to Goa with my whole family and I am not able to school, therefore I request you please issue me my transfer certificate, I shall be grateful to you, thank you, yours sincerely, कॉमा लगाना है दोनों तरफ, नेम जो ऊपर लिखा है और डेट आपको यहाँ पे डालना है। यह क्वेश्चन भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछता है एसे का, 150 वर्ड्स में पूछता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इतने सारे ऐसे मत देखो, आप तो 2 ऐसे कर लो, एक वंडर ऑफ साइंस का और एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कर लो। मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप लोग बस तैयारी नहीं की कर लेना है, सारे ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ऐसे की हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों सबसे अच्छा है कि आप वंडर ऑफ साइंस का ऐसे कंप्लीट कर लो। ये इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप यहीं से ले लो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां मिल जाएगा। इसके अलावा आप कर दो एक इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाला है। ये हो गया अपना कंप्लीट काम यहां तक खत्म। आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे इसके और में पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो ये टॉपिक भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक पिक्चर राइटिंग पूछी जाती है इस तरह से। पिक्चर राइटिंग तो हर साल न्यू आती है। यहाँ पे आपको स्कूल दिख रहा है, एक विलेज लाइफ दिख रही है, तो इस विलेज लाइफ के ऊपर आपको क्या लिखनी थी, पिक्चर राइटिंग लिखनी थी, ठीक है ना। ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अनसीन पैसेज की हम बात करते हैं, तो अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो अनसीन पैसेज के आंसर आप खुद ही ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन लिखा है हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों मिल जाएगा आपको, स्वीडिश केमिस्ट थे वो। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इसके अंदर आएगा प्यारे बच्चों। व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडिश इंट्रोड्यूस अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हमको ढूंढना पड़ेगा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1969, इसका आंसर आएगा 1969, आप यहाँ पे भर देंगे।
व्हाई डिड अल्फ्रेड नोबेल लीव दिस अमाउंट ऑफ मनी, तो अपन यहां पे लिखेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा टू फाइनेंस प्राइज इन केमिस्ट्री, टू फाइनेंस प्राइज इन लिटरेचर एंड पीस। चलिए अपन इसको ढूंढ लेते हैं। इसका आंसर मिलेगा टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स, तो यहाँ पे आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही आंसर आएगा लिटरेचर एंड पीस। ऑल ऑफ लिख दो क्योंकि सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, तो प्यारे बच्चों पहली विमेन जिसने नोबेल प्राइज जीता था तो मेरी क्यूरी आना चाहिए। अपन देख लेते हैं, इसका आंसर यहीं कहीं लिखा होगा। सही आंसर इसका ढूंढने पे मिलेगा आपको फर्स्ट वुमेन इन द नोबेल प्राइज, तो आप आएगा मैरी क्यूरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। 4 भैया हो गया। अब आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया है वो गांधी जी वाला दिया हुआ है, इसके आंसर आप खुद ढूंढिएगा और कमेंट में सभी के आंसर सही से बताइएगा। अगर आप वाकई में वीडियो देख रहे हैं तो आप 100% मुझे इनके आंसर जरूर बताएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज से हम लाइव वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास के 6 दिन में ऐसी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा, आपकी ग्रामर वगैरह सब कुछ फोड़ दूंगा मैं यहाँ पे आपके सामने। बस एक रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि हमारी लाइव वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको यहीं से मिल जाएंगे। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।